बड़ी, बहुत बड़ी, इतनी बड़ी कि अंतरिक्ष से भी दिखे। ये है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन की दीवार। कहते हैं कि इसे बनाने में सैकड़ों साल लगे। कहते हैं कि तब चीन का स्वर्णिम युग था, गोल्डन ईरा। कहते हैं आज भी चीन का स्वर्णिम युग है। पिछले 30-35 साल में चीन ने जिस गति से विकास किया है, उसको देख के दुनिया अचंभित है, हैरान है। ठीक उसी तरह जैसे पिछले 2000 साल से द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को देखकर दुनिया हैरान है। नमस्कार, राम राज्य में आज चीन के विकास की कहानी। 1947 में भारत आजाद हुआ। 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का जन्म हुआ। 1980 में आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण पैमाने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे अगर आंका जाए तो भारत और चीन लगभग बराबर थे। और आज 34 साल बाद भारत कहां है और चीन कहां? भारत की तरह ही चीन एक बहुत पुरानी और महान सभ्यता है। संस्कृति है भारत की तरह ही चीन ने विदेशी ताकतों की मार सही है। सालों तक दबाए जाने के बाद चीन अब दुनिया के नक्शे पर अपनी चमक दिखा रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था $5.25 लाख करोड़ की है और चीन की 12,61,000 करोड़ की। चीन दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, एक आर्थिक महाशक्ति है। दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सबसे बड़ी बात, 1981 से 2013 के बीच 68 करोड़ लोगों को चीन ने गरीबी से बाहर निकाला है। मानव इतिहास में इतनी तेजी से इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने कभी गरीबी से अमीरी का सफर तय नहीं किया है। जी हां, हमारे पड़ोसी देश चीन ने पिछले 30-35 साल में जो विकास के कीर्तिमान कायम किए हैं, उसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं है। पिछले कई हफ्तों में हमने आपको दुनिया भर की बहुत सारी व्यवस्थाओं से रूबरू कराया है, जैसे क्यूबा की हेल्थ व्यवस्था, फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम, डेनमार्क का भ्रष्टाचार मुक्त शासन। ये देश भारत से बहुत छोटे हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि यहाँ ऐसी व्यवस्थाओं को लागू कर पाना आसान है। और भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है, इसलिए इस तरह का बदलाव यहाँ लाना मुश्किल है। लेकिन चीन की जनसंख्या तो भारत से कहीं ज्यादा है। ये आज का चीन है, बिल्कुल नया, चमचमाता हुआ, आत्मविश्वास से लबालब। एक ऐसा देश जिसका नाम लगभग हर उस सामान पर लिखा मिलता है जिसका इस्तेमाल हम और आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। मेड इन चाइना। न जाने कितनी बार कितनी चीजों पर आप ये लिखा हुआ देख चुके होंगे। हो सकता है आपके सामने जो टीवी चल रहा है वो भी चीन में ही बना हो। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजकल मेक इन इंडिया का नारा बुलंद किया हुआ है। लेकिन सच्चाई यह है कि कम से कम अभी तो दुनिया भर में मेड इन चाइना का बोलबाला है। कभी सोचा है आपने कि ऐसा कैसे हुआ? चीन ने आखिर ऐसा क्या किया कि दुनिया भर के बाजार उसके सामान से पटे पड़े हैं? सबसे बड़ी बात, चीन ने जो किया बड़े स्तर पे किया, बड़ा किया। ये राजधानी बीजिंग का मुख्य रेलवे स्टेशन है। क्या आप यहां आकर इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चीन की राजधानी का स्टेशन है? यहां आप इस बात का भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये उस देश का रेलवे स्टेशन है जहां 1 अरब 40 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं, यानी दुनिया की कुल आबादी के करीब 20% लोग इस देश में रहते हैं। आखिर वो कौन सी व्यवस्था है जिसने चीन की सूरत ही बदल दी है? बीजिंग शहर की खूबसूरती चीन के विकास की कहानी कह रही है। चीन ने अपने आर्थिक विकास के इस सफर में न अपनी आबादी को बाधा बनने दिया, न कम्युनिस्ट शासन को। चीन ने अपने आर्थिक विकास के इस सफर में न अपनी आबादी को बाधा बनने दिया, न कम्युनिस्ट शासन को। 1970
चीन की तरक्की की इस कहानी की शुरुआत हुई 1978 में। In the 1970s and 1960s, we are in a hostile 1960-70 के दशक में चाइना में बहुत बुरे हालात थे। कई देशों के साथ हमारा युद्ध चल रहा था, उसमें भारत भी था। इस वजह से विदेशों से निवेश चाइना के लिए खतरनाक हो सकता था। विदेशी निवेश के दरवाजे खोलने से पहले हमें अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना था। इसलिए विदेश नीति को बदलने से पहले हमें विदेशी और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण को समझना था और दूसरे देशों के प्रति अपने रुख को भी बदलना था। उस वक्त पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को अपने पैरों पर खड़े हुए बस 30 साल ही हुए थे। चीन की पहचान एक कम्युनिस्ट मुल्क के तौर पर थी, यानी एक ऐसा देश जहां निजी संपत्ति का अधिकार किसी को नहीं था। जो था वो स्टेट का था। वहां माओ त्से तुंग की साम्यवादी विचारधारा और नीतियां सबसे ऊपर थीं। माओ की इसी विचारधारा की उपज थी चीन का कल्चरल रेवोल्यूशन। पूंजीवादी सोच को जड़ से खत्म करने के लिए 1966 से 1976 तक माओ ने यह आंदोलन चलाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि देश की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। तंग शाओपिंग तब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन के अहम सदस्य थे, लेकिन माओ की उस विचारधारा के विरोधी थे। 1976 में माओ की मृत्यु हो गई। इसके बाद तंग शाओपिंग का कद देश में बढ़ने लगा। हालांकि उन्होंने औपचारिक तौर पे चीन की कमान कभी नहीं संभाली, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी पे उनका नियंत्रण लगातार बढ़ रहा था। तंग शाओपिंग ने कम्युनिस्ट व्यवस्था और कम्युनिस्ट सोच से थोड़ा अलग हटके रास्ता निकाला। इस दौर को पीरियड ऑफ रीएडजस्टमेंट कहा गया। इसके अंतर्गत विदेश से निवेश या इन्वेस्टमेंट स्वीकार था, विदेश से तकनीकी मदद स्वीकार थी, और तो और माओ की नीतियों के उलट जाके निजी संपत्ति यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी लेने की आजादी भी थी। चाइना ने दुनिया के लिए दरवाजे खोले। इस सोच को इस देश में लाने वाले थे तंग शाओपिंग। उन्होंने ही चाइना को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। उनका कहना था कि हमें ये कदम खतरनाक तरीके से नहीं बढ़ाने, हमें बाकी देशों से दुश्मनी नहीं रखनी, इसलिए हमें तरक्की करनी होगी और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा। वो वक्त चाइना के बदलाव का अहम वक्त था। 1970 से 1980 तक हमारे नेता मजबूत थे और उनकी बात को सबने माना। चीन की आंतरिक उठापटक पर काबू पाने के बाद तंग शाओपिंग ने दुनिया के दूसरे देशों के साथ चीन के संबंध सुधारने की शुरुआत की। इसका सबसे बड़ा सबूत था 1979 में अमेरिका का चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देना। इसके साथ ही ब्रिटेन और जापान से भी चीन ने बेहतर रिश्तों की शुरुआत की। 1980 के दशक में चाइना ने अपने सभी पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध बना लिए थे, जिसमें भारत भी शामिल था। ये चाइना के लिए बहुत बड़ा बदलाव था। चीन की विदेश नीति में इस बड़े बदलाव की वजह थी तंग शाओपिंग की आर्थिक सोच। उनका मानना था कि चीन को पूरी तरह सोशलिस्ट बनाने के लिए पहले उसकी अर्थव्यवस्था का मजबूत होना जरूरी है, और इसकी शुरुआत तभी हो सकती है जब चीन की बंद आर्थिक व्यवस्था के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल दिए जाएं। तंग शाओपिंग ने कहा, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की नींव पड़ने के साथ हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये रही है कि हमने उत्पादन बढ़ाने वाले काम पर ध्यान नहीं दिया। समाजवाद का मतलब गरीबी खत्म करना है। कंगाली में जीना समाजवाद नहीं है, कम्युनिज्म तो बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब था पहले गरीबी खत्म करो। सबको समान रूप से गरीब रखना समाजवाद नहीं है। सबको समान रूप से समृद्ध होने देना भी समाजवाद है। इसके लिए आर्थिक नीतियों में जो बदलाव चाहिए, जो बदलाव जरूरी हैं, वो लाए जाएं। तंग शाओपिंग की इसी सोच ने चीन को आर्थिक महाशक्ति बना दिया। तंग शाओपिंग का जो आर्थिक विकास का विचार था, वो सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं था, वो चीन के सभी लोगों के लिए था। उनका कहना था कि हमें एक एक करके कदम आगे बढ़ाने होंगे, जिससे आखिर में हम सब अमीर हो सके।
हमने विदेशी निवेश को खास महत्व दे रखा है। चीन के विचारक लाओ त्सू ने कहा है कि हजारों मील की यात्रा के लिए भी पहला कदम सबसे जरूरी होता है। 1978 में चीन ने वो पहला कदम उठाया, अपने देश के दरवाजे विदेशी निवेशकों यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए खोल दिए। जिस आबादी को उसका बोझ माना जाता था, मुश्किल माना जाता था, उसी आबादी को चीन ने अपनी ताकत बनाया। सस्ते मजदूरों का प्रलोभन देकर विदेशी निवेशकों को अपने देश में बुलाया। जब चीन ये सब कर रहा था तो भारत में क्या हो रहा था? 1980 में आर्थिक विकास के एक महत्वपूर्ण पैमाने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे अगर आंकें तो भारत और चीन लगभग बराबर थे। 1978 में पर कैपिटा इनकम या किसी देश में नागरिकों की सालाना औसत आय चीन में थी $227 और भारत में $209, यानी फर्क सिर्फ $18 का था। 2013 में चीन की औसत सालाना आय $6,626 और भारत की $1,548। आखिर इन 35 सालों में चीन ने ऐसा क्या किया कि वो इतना आगे निकल गया? इस सवाल का जवाब है दक्षिणी चीन का यह शहर शेंचन। आसमान छूती इमारतों से भरा शेंचन चीन का सबसे युवा शहर है। आर्थिक स्तर पर यह देश में चौथे स्थान पर रहा है, लेकिन शेंचन के विकास की यह कहानी बस उतनी ही पुरानी है जितनी चीन के आर्थिक सुधार की। 1979 तक यह शहर नहीं बल्कि एक छोटा सा गांव था जहां सिर्फ मछुआरे रहा करते थे। तंग शाओपिंग ने आर्थिक सुधारों की शुरुआत के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने का फैसला किया। हांगकांग के सबसे नजदीक होने की वजह से शेंचन को सबसे पहले इस प्रयोग के लिए चुना गया। डेंग शाओपिंग जो चाइनीज प्रीमियर थे, उन्होंने ये पहली जगह चुनी जहाँ पर एक SEZ कॉन्सेप्ट उन्होंने शुरू किया और यहाँ पर उन्होंने ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस कई सारी सुविधाएं देनी शुरू की। जैसे कि टेक्नोलॉजी के लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी पार्क्स बनाए, एक्सपोर्ट बेनिफिट्स देने शुरू किए, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज आप देख रहे हो शेंजन में, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने यहाँ पे खड़ा किया। उसके चलते सारी चाइना से टॉप क्लास जो मैन पावर थी, द बेस्ट ब्रेन्स इन चाइना, वो लोग शेंजन आना शुरू हुए। शेंचन आज चीन की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत इंजन है। एक अनुमान के मुताबिक जल्द ही शेंचन की अर्थव्यवस्था हांगकांग से भी बड़ी हो जाएगी। चीन को आज दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है। इसमें एक बड़ा योगदान शेंचन का है। देखिए, शेंजन जो सिटी है, यहाँ पर दिस इज द बेस फॉर टेक्नोलॉजी इन चाइना। जी, मतलब चाइना में जो भी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ ये शेंजन से शुरू हुआ है। जैसे चाइना को हम सस्ती चीज़ों के लिए मशहूर समझते, पर शेंजन एक जगह ऐसी है जहाँ पर टेक्नोलॉजी भी है। दुनिया भर में 1 अरब 10 करोड़ मोबाइल फोन हर साल बनाए जाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक इनमें से 50% से ज्यादा शेंचन में बनते हैं। यह है शेंचन की हाईपैड टेलीकॉम कंपनी। यहां अलग अलग कंपनियों के लिए मोबाइल फोन तैयार किए जाते हैं। यहां तैयार किए जाने वाले हर फोन की बारीकी से जांच की जाती है। अभी फोन के कैमरे की जांच हो रही है। इसके बाद फोन को एक ऐसी मशीन में रखा जाता है जहां उसकी मजबूती चेक की जा सके। इस मशीन से फोन को अलग अलग ऊंचाइयों से गिराया जाता है। इतना ही नहीं, फोन के बटन कब तक और कितना दबाव बर्दाश्त कर सकते हैं, इसे भी मशीन से चेक किया जाता है। यहाँ पर हम फोन को पैक करने से पहले उसका कैमरा, LCD
और उसके सभी फंक्शंस को चेक करते हैं। चीन में बना हुआ सामान आज दुनिया के लगभग हर देश में मिलता है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और इसी एक्सपोर्ट के कारण उसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा का भंडार भी है। चीन के विकास की कहानी लिखने वालों ने इसी मकसद से वहां की आर्थिक नीतियां बनाई। एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था जिसमें ज्यादा से ज्यादा निवेश विदेशी हो, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें आमदनी का सबसे बड़ा जरिया एक्सपोर्ट हो, और इसके तहत शेंचेन जैसे एसईजेड यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का बहुत बड़ा योगदान है। शेंचेन स्पेशल इकोनॉमिक जोन इलेक्ट्रॉनिक सामानों के लिए जाना जाता है। मोबाइल से लेकर टीवी तक इसी शहर में बनते हैं। हेयर, तोशिबा और जेबीसी जैसी कंपनियों के एलईडी टीवी शेंचेन की इस फैक्ट्री में तैयार हो रहे हैं। Years ago, labor-intensive manufacturing is 20 साल पहले चाइना में सबसे ज्यादा विकास उत्पादन के क्षेत्र में हो रहा था। शेंचेन ने इस मौके का फायदा उठाया और अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया। लेकिन हम सब ये जानते हैं कि अगर मजदूर का खर्च बढ़ा तो सभी मजदूरों पर निर्भर कंपनियां चाइना से बाहर दूसरे देशों में चली जाएंगी, जैसे कि भारत, इंडोनेशिया, वियतनाम। इसलिए शेंचेन को अपनी तकनीक को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि मजदूरों पर निर्भर कंपनियां भारत चली जाएंगी, क्योंकि वहां के मजदूर यहां से भी सस्ते हैं। चाइना को अपनी खासियतों को और उजागर करना होगा, जैसे कि यहाँ की मार्केट ज्यादा पारदर्शी और अंतर्राष्ट्रीय भी है। भले ही चाइना की सरकार साम्यवादी है, लेकिन शेंचेन पूरी तरह से पूंजीवादी शहर बन चुका है। आपको यहाँ बहुत से व्यवसाय मिलेंगे, सही बाजार मिलेंगे और हर तरह के रेट भी मिलेंगे। We see a lot of entrepreneurs, we see a fair market, we see enough competitions. शेंचेन की तरह चीन में कुल 6 स्पेशल इकोनॉमिक जोन हैं। यहाँ के एसईजेड काफी बड़े होते हैं। अगर भारत से तुलना की जाए तो जहां भारत में सिर्फ 10 हेक्टेयर जमीन पर भी एसईजेड बनाया जाता है, वहीं चीन का कोई भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन 30,000 हेक्टेयर से छोटा नहीं है। लेकिन अंतर है इन एसईजेड में मिलने वाली सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर का। आप अगर शेंचेन में देखेंगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है ऑफ हाईली स्किल्ड मैन पावर, प्लस यहाँ पर बिजली, सड़क, पानी, ये सारी कोई इशू नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि चीन की नीति ये रही कि आप एसईजेड बना दीजिए, निवेशक आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। चीन ने बहुत बुद्धिमानी के साथ अपनी एसईजेड की प्लानिंग की है, जबकि भारत में एसईजेड पर किसी ठोस नीति के तहत काम नहीं हुआ। बस बहुत सारे एसईजेड बना दिए गए, लेकिन चीन ने ऐसा नहीं किया। जैसे भारत में पुणे में एसईजेड तो बन गया, लेकिन उसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर गायब था, जिसकी वजह से एसईजेड में प्रॉपर्टी डीलर कूद गए और इन्वेस्टर गायब रहे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बाद चीन ने अपने राज्यों में स्पेशल डेवलपमेंट जोन बनाए। एक डेवलपमेंट जोन में एक तरह के उत्पाद बनाने वाली फैक्ट्री होती है। इसलिए अगर चीन का एक राज्य सिर्फ खिलौने बनाने के लिए मशहूर है तो दूसरा होसरी। कई भारतीय कंपनियों ने भी चीन में इन्वेस्ट किया है, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा की ट्रैक्टर बनाने की फैक्ट्री। महिंद्रा ट्रैक्टर ने चीन के यांगचेन में फैक्ट्री लगाने का बड़ा फैसला किया। आखिर इसकी क्या वजह थी? सबसे बड़ी मार्केट ट्रैक्टर्स के लिए इंडिया है, और उसके बाद नंबर 2 पे चीन है। यहाँ फैक्ट्री लगाना इतना कंपैरेटिवली ईजियर है। गवर्नमेंट का बहुत हेल्प होता है, गवर्नमेंट मदद देती है। हाँ, काफ़ी सारी मदद करती है। एक्विजिशन ऑफ लैंड से, और एक्विजिशन ऑफ लैंड से, टैक्सेशन बेनिफिट्स, डीलिंग विथ ऑल गवर्नमेंटल विंडोज, ऐसा मोरलेस सिंगल विंडो टाइप अप्रोच है यहाँ पर गवर्नमेंट का।
महिंद्रा एंड महिंद्रा एक बड़ी कंपनी है, लेकिन कई छोटे निवेशक भी हैं जिन्होंने भारत की बजाय चीन में फैक्ट्री लगाने का फैसला किया है। इन्हीं में यांगचेन में फैक्ट्री लगाने वाले जय किशन भगवानी भी हैं। मैंने इंडिया में भी ऑलमोस्ट 1 ईयर बिजनेस किया और चाइना में भी पैरेलली बिजनेस किया, जस्ट टू ट्राई आउट। तो जो रिज़ल्ट था, बीइंग एन इंडियन, मेरे लिए इंडिया थोड़ा कन्वीनियंट था। मुझे ज़्यादा इंडिया में मज़ा आता काम करने में, बट रिज़ल्ट था वो चाइना ज़्यादा अच्छा था मेरे लिए। इंडिया वाज टू स्लो, नॉट वेरी क्विक, बिजनेस के लिए नॉट वेरी फ्रेंडली। मैं टेक्सटाइल का बिज़नेस कर रहा था, तो 6-6 महीने 4-4 महीने डिलीवरीज वर वेरी कॉमन इन इंडिया। एट दैट टाइम ऑल्सो चाइना कुड डिलीवर इन 30 days। जय किशन भगनानी और महिंद्रा ग्रुप का अनुभव ये बताता है कि चीन में फैसले जल्दी लिए जाते हैं और ज्यादातर फैसले स्थानीय लेवल पर ही ले लिए जाते हैं, चाहे मामला जमीन अधिग्रहण का हो या सड़क, बिजली, पानी का। भारत में जमीन अधिग्रहण को एक कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। विस्थापित होने वालों के पुनर्वास पर ध्यान देना पड़ता है। साफ है कि लोकतांत्रिक देश होने की वजह से जमीन अधिग्रहण और पुनर्वास भारत की सरकार के लिए बड़ा मुद्दा होता है, जबकि विकास के शुरुआती दौर में चीन की सरकार की नजर आर्थिक विकास पर रही। उसके सामने किसी भी तरह के विरोध को जगह नहीं दी गई। चीन की राजनीति ने विकास के आगे विरोध और बहस को दरकिनार कर दिया। आर्थिक निवेश को विचारधारा और राजनीति के चश्मे से नहीं देखा। गौर कीजिए कि हम एक ऐसे देश की बात कर रहे हैं जो कहने को कम्युनिस्ट देश है, जहां कुछ दशक पहले तक लोगों को निजी संपत्ति या प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का अधिकार ही नहीं था। दरअसल आर्थिक सुधार के शुरुआती दिनों में तंग शाओपिंग एक महत्वपूर्ण बदलाव लाए, लैंड रिफॉर्म्स। उस वक्त तक चीन में जमीन किसी एक व्यक्ति या परिवार की संपत्ति नहीं होती थी। कम्यून यानी पूरा समाज उस पे मिलजुल के खेती करता था। लेकिन लैंड रिफॉर्म्स के तहत जमीन किसानों के नाम कर दी गई। एक हाथ से दी गई और दूसरे हाथ से वापस ले ली गई। जैसे ही बड़े बड़े बिजली घर, डैम, एसईजेड, फैक्ट्रियों, इन सब की बात शुरू हुई, चीन ने बड़े स्तर पे किसानों से जमीन लेके उसे निजी हाथों में सौंप दिया। लगातार 3 दशक का चीन का ग्रोथ रेट 10% से ज्यादा का रहा है। इसमें चीन की कम्युनिस्ट सरकार की इन नीतियों का बड़ा हाथ रहा है। नीतियों में फेरबदल ना के बराबर हुआ है। इतना ही नहीं, हाई एंड टेक्नोलॉजी जिस पर कभी अमेरिका, जर्मनी और जापान जैसे देशों का कब्जा था, उसमें भी चीन ने महारत हासिल कर ली। इसी की एक मिसाल चीन की बुलेट ट्रेन है। हाई स्पीड ट्रेनों को चीन अपनी एक बड़ी उपलब्धि बताता रहा है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पूर्व राष्ट्रपति हु जिनताओ ने जब चीन की 3 सबसे बड़ी उपलब्धियां गिनाई, तो उनमें शामिल थे अंतरिक्ष में मानव रहित यान, चंद्रमा पे चीन का यान और बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन यानी हाई स्पीड ट्रेन के मामले में चीन के पास आज दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, और वो तब जब इस रेस में चीन बहुत बाद में आया। हाई स्पीड ट्रेन या बुलेट ट्रेन को सबसे पहले जापान ने चलाया था 1964 में। इसके बाद फ्रांस, जर्मनी जैसे कई यूरोपीय देशों ने रफ्तार के रिकॉर्ड बनाए। चीन ने तेज रफ्तार बुलेट ट्रेन चलाने की बात शुरू की 1990 में, औपचारिक घोषणा की 1995 में। काम शुरू हुआ सन 2000 के बाद, लेकिन काम की रफ्तार देखिए। 2011 आते आते दुनिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क चीन में है। चीन में फिलहाल 9,904 किलोमीटर लंबा बुलेट ट्रेन नेटवर्क मौजूद है, जबकि जापान में 2,388 किलोमीटर की लाइन है। आगे देखिए, भारत में चीन की तर्ज पे विकास के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए, लेकिन उसका हश्र क्या हुआ? भारत में 436 SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जबकि चीन में सिर्फ 6। भारत के 436 SEZ में से सिर्फ 40% जोन में ही काम हो रहा है, बाकी खाली पड़े हैं।
भारत के स्पेशल इकोनॉमिक जोन काफी छोटे भी हैं, जबकि चीन के मछुआरों के एक गांव शेंचेन का स्पेशल इकोनॉमिक जोन इतना बड़ा और विकसित हो गया है कि वो हांगकांग की अर्थव्यवस्था की बराबरी करने लगा है। ये कैसे संभव हुआ? आगे चलेंगे चीन के एक छोटे से शहर यीवू, जहां कहते हैं गणेश, लक्ष्मी जी की मूर्तियों से लेकर सभी देवी देवताओं के कैलेंडर तक मिल जाते हैं। यीवू के बारे में कहा जाता है कि सुई से लेकर जहाज तक एक ही छत के नीचे मिल जाता है। ये चमत्कार है या सच्चाई? अब तक आपने देखा चीन एक ऐसा देश जो आबादी के मामले में भारत से भी आगे है। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी चीन की ही है, लेकिन चीन ने अपनी इस आबादी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। चीन एक कम्युनिस्ट देश है, लेकिन इसके बावजूद उसने अपने बाजार, अपनी जमीन और अपने मजदूरों को प्राइवेट हाथों में सौंप दिया। इसका असर यह हुआ कि चीन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मेड इन चाइना का बोलबाला है। इसके पीछे चीन के बड़े कम्युनिस्ट नेता तंग शाओपिंग थे। उन्होंने कहा था कि कंगाली में रहना समाजवाद नहीं है। कम्युनिज्म तो कभी भी नहीं है। समृद्धि से भी समाजवाद आ सकता है, और चीन ने यही कर दिखाया। अब आगे देखिए, चीन के यूवी प्रांत में ऐसा क्या है कि भारत के व्यापारी वहां बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। यह है चीन में काम की रफ्तार। एक बार नीति बन गई तो फिर पूरी ताकत झोंक दी जाती है उसको पूरा करने में। दूसरा पहलू यह कि अगर एक बार नीति बन गई तो फिर उसके विरोध या उस पर बहस की कोई गुंजाइश नहीं रहती। चीन ने जहां विकास के रास्ते में लोगों की समस्याओं को आने से रोका है, वहीं दूसरी तरफ उसने विकास की सीढ़ी तैयार की है, यानी स्किल लेबर, ह्यूमन कैपिटल। चीन में आर्थिक सुधारों की शुरुआत के साथ ही इस बात पर खास ध्यान दिया गया कि लोगों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा कुशल कारीगर तैयार हो सकें। इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि चीन में 13,000 से भी ज्यादा वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। स्किल लेबर तैयार करने के साथ साथ चीन लघु और मध्यम उद्योगों यानी एसएमईज को बढ़ावा देता है। इसीलिए चीन के निर्यात में करीब 68% योगदान लघु और मध्यम उद्योगों का है। चीन में जो मीडियम इंडस्ट्रीज है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, वो प्रोविंसेस में बहुत स्ट्रांग है, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये हमेशा ध्यान रखती है कि उनके प्रोविंसेस में या फिर उनके स्टेट में जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोन कैसे दिया जाए। पहली चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बेनिफिट सब्सिडीज़ कैसे दिए जाए, ये भी देखा जाता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी होती है कि स्मॉल मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ को जिस तरीके से लैंड दी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, या फिर अप्रूवल दिया जाता है रजिस्ट्रेशन एंड एक्सपोर्ट के लिए, तो बहुत ईजी होता है। अगेन एक एटमॉस्फेयर द एटमॉस्फेयर टू विच द चाइनीज एसएमईज आर एक्सपोज्ड इज समथिंग वेरी इनक्रेडिबल विच इंडियंस वी डोंट हैव टू। किसी भी विदेशी के लिए चीन में कंपनी बनाना और बिजनेस शुरू करना बेहद आसान होता है। यही नहीं, कम्युनिस्ट देश होने के बावजूद चीन में भारत की तरह कड़े लेबर कानून नहीं है। हालांकि इसकी वजह से कई बार चीन की निंदा भी होती है, लेकिन कारोबारी इसे चीन के विकास की एक बड़ी वजह मानते हैं। चीन के कानून के मुताबिक अगर एक प्रांत का मजदूर किसी दूसरे प्रांत में काम करता है तो वो अपने परिवार को साथ नहीं रख सकता, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके बच्चे को किसी स्कूल में दाखिला नहीं मिलेगा, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलेंगी। ऐसे कानून की आप भारत में कल्पना भी कर सकते हैं। खैर,
चीन अगर एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा है तो उसकी वजहें और भी हैं। सबसे बड़ी बात, विदेशी निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल बनाना, अपने देश में स्किल्ड लेबर तैयार करना, ऐसी नीतियां बनाना जिनसे कारोबार बढ़ाने में मदद मिले, और इन सब की मदद से ऐसी वो हर चीज बनाना जो दुनिया में कहीं भी रोजमर्रा की जिंदगी में लोग इस्तेमाल करते हो। इसीलिए मेड इन चाइना का दुनिया भर में आज बोलबाला है। यही नहीं, चीन में इंपोर्टर्स का भी खास ख्याल रखा जाता है। इसका सबूत है शंघाई से 300 किलोमीटर दूर बसा शहर ईवू। दुकानें ही दुकानें। यहां क्या नहीं मिलता, बच्चों के खिलौनों से लेकर लक्ष्मी गणेश तक सब कुछ। यह है दुनिया का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट। ईवू शहर के इस मार्केट में करीब 7.5 लाख दुकानें हैं। मतलब इतनी दुकानें कि अगर आप हर दुकान में जाकर सामान देखना चाहें तो आपको 1 साल का वक्त लग सकता है। इस दुकान को देखिए, यहां आपको हर साइज के गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्तियां मिल जाएंगी। आपको देवी देवताओं के कैलेंडर मिल जाएंगे। इन्हीं दुकानों में गणेश जी, लक्ष्मी जी, शिव जी की मूर्तियां, कैलेंडर और आरती संग्रह मिलते हैं। यहीं गुरु ग्रंथ साहिब के शब्द की किताब मिल जाती है और कुरान शरीफ की आयतें भी मिलती हैं। यहां सेंटा क्लॉज मिल जाएंगे, हर क्वालिटी के सेंटा क्लॉज मिल जाएंगे, और ऐसी सैकड़ों दुकानें हैं। दिवाली और क्रिसमस अभी दूर है, लेकिन चीन के कारखानों में क्रिसमस और दीपावली का काम चल रहा है। इस होलसेल मार्केट से चीन की फैक्ट्रियों में बन रहे सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री को दुनिया भर में भेजा जा रहा है। दरअसल ईवू का ये होलसेल मार्केट फैक्ट्री और दुनिया भर के इंपोर्टरों के बीच की कड़ी है। इंपोर्टर यहाँ ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर फैक्ट्रियों में बढ़ा दिया जाता है और फैक्ट्री से माल सीधे खरीदार के पास एक्सपोर्ट हो जाता है। हमें ईवू में क्रिसमस ट्री की खरीदारी करते हुए कुछ भारतीय व्यापारी मिले। यहाँ माल परचेज करने के लिए आते हैं इंडिया से, अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ अराउंड आ जाते हैं। एक हल्का हमारा लग जाता है यहाँ पे कुछ नई वैरायटी लेने के लिए, कुछ आइटम नहीं मिल जाए। उसके बाद हमें 6 मंथ आने की जरूरत नहीं पड़ती है। कंटेनर में कंटिन्यू चलता रहता है, रिपीट हो गया, दोबारा रिपीट, थर्ड बार एक, फोर्थ बार एक। न्यू आइटम्स के लिए हमारे को यहाँ पे मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, करीब 10 साल हो गए हैं मेरे को यहाँ आते हुए। मैं यहाँ से कुछ कपड़ा खरीदता हूँ, कुछ मशीनों के पार्ट्स खरीदता हूँ, और भी जो भी मेरे को मार्केट मिल जाती है दिल्ली के अंदर, इंडिया के अंदर, वो यहाँ से खरीद के मैं वहाँ बेचता हूँ। चीन में बिजनेस का एक उसूल है, वहां कोई सौदा छोड़ा नहीं जाता और किसी सौदे में नुकसान नहीं उठाया जाता। इसकी बहुत सी मिसालें आपको ईवू शहर में मिल जाएंगी। भारत के खरीदारों की कम कीमत में चीजें खरीदने की ख्वाहिश के कारण यहां से व्यापारी ईवू शहर पहुंच जाते हैं कम रेट में चीजें लेने के लिए। और चूंकि कोई सौदा छोड़ा नहीं जाता और किसी सौदे में नुकसान नहीं उठाया जाता, तो वहां के फैक्ट्री मालिक हल्की क्वालिटी की चीजें इनको बेच देते हैं। कम लागत और ज्यादा मुनाफे के लालच में भारतीय व्यापारी आपको बड़ी संख्या में ईवू शहर में मिल जाएंगे। ईवू आने वाले भारतीय व्यापारियों की संख्या इतनी ज्यादा है कि एक पूरी सड़क भारतीय रेस्टोरेंट और होटलों से भरी हुई है। इस शहर में 15 भारतीय रेस्टोरेंट हैं। यहाँ वतन नाम से सबसे पहले रेस्टोरेंट खोलने वाले थे अजमेर के मनीष कुमार रमानी। मार्केट पहले बहुत छोटा था, बहुत बड़ा हो गया है, काफी डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे। पहले हमारा एक ही रेस्टोरेंट होता था 12 साल पहले, अब यहाँ 15 रेस्टोरेंट है। ईवू में इतनी बड़ी मार्केट बनाने का काम करीब 12 साल पहले शुरू हुआ। इसके पीछे चीन का मकसद साफ था। चीन ने पहले फैक्ट्रियां बनाई और फिर उनके उत्पाद को बेचने की व्यवस्था भी कर दी। इंपोर्टरों को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं और फैक्ट्री मालिकों को भी खरीदार ढूंढने की जरूरत नहीं है। 2006-2007 में देखोगे तो ना के बराबर व्यापारी थे। जब से 8 में उससे 2 गुना बढ़ा है, 10 में 4 गुना। आज के टाइम लिमिट नहीं है जितना हिंदुस्तान के लोग यहाँ खरीदने आ रहे हैं। कोई फायदा नुकसान? फायदा नुकसान, नफे में नुकसान है, बाकी सेल में तो बढ़ोतरी है ही है। हाँ। सेल क्योंकि प्रोडक्ट हिंदुस्तान की प्रोडक्शन दिन ब दिन खत्म हो रही है। हाँ। लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, प्रोडक्शन नहीं दे पा रही है, तो
हमें आना ही पड़ेगा, मजबूरी है, कहाँ जाए। आज दुनिया भर में चीन के उत्पाद दिखाई देते हैं। उसकी एक वजह कई किलोमीटर तक फैले इस मार्केट के 4 फ्लोर हैं। इन दुकानों में दुनिया भर की नकल की हुई चीज भी मिलती है और असल और क्वालिटी चीज भी। आप पैसे फेंकिए, चीज हाजिर है, चाहे वो खिलौने हो या कपड़े और कॉस्मेटिक्स हो या हार्डवेयर के सामान या फिर ज्वेलरी हो या लेदर गुड्स। चीन किसी भी बड़ी योजना को लागू करने से पहले पायलट प्रोजेक्ट चलाता है और पायलट प्रोजेक्ट के सफल होने पर उसे दूसरी जगहों पर लागू किया जाता है। चीन ने कम्युनिस्ट देश होने के बाद भी आर्थिक खुलेपन की उन सारी नीतियों को अपनाया जिसे अमेरिका और यूरोप के देश अरसे से लागू करते रहे हैं, जैसे खुदरा बाजार में विदेशी निवेश। चीन ने विदेशी निवेश के लिए 1992 में ही रिटेल में विदेशी कंपनियों को दुकान लगाने की अनुमति दे दी। तब सीमा थी 28% की। इसके 12 साल बाद 51% निवेश की अनुमति दे दी गई। और इस दौरान चीन की रिटेल कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से बिजनेस करने के तौर तरीके सीखे और सिर्फ 12 साल में चीन की रिटेल कंपनियां उन्हीं अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को चुनौती देने के स्तर पे आ गईं। चीन ने यही फॉर्मूला, यही रणनीति लगभग हर क्षेत्र में अपनाई और चीन की आर्थिक सफलता इस नीति की सफलता की कहानी कहती है। चीन की सफलता की इस कहानी में कई लूप होल भी हैं, जिनका असर आने वाले दिनों में दिख सकता है। जैसे चीन की 1 चाइल्ड पॉलिसी की वजह से अगले कुछ सालों में चीन में लेबर यानी मजदूरों की काफी कमी हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया की फैक्ट्री कहे जाने वाले चीन में उत्पादन की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। लेकिन चीन ने आर्थिक क्षेत्र में पिछले 35 साल में जो हासिल करके दिखाया वो दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया। चीन ने इतनी लंबी और ऊंची छलांग कैसे लगाई, ये हमने आज आपको दिखाया। क्या चीन के विकास के मॉडल से भारत भी कुछ सीख सकता है? क्या भारत में भी आर्थिक विकास, खुशहाली और संपन्नता का राम राज्य आ सकता है? सोचिएगा इस पे। अभी आप देख रहे थे राम राज्य, जिसमें आपने देखा कि कैसे चीन ने विकास का राम राज्य कायम किया। इस कार्यक्रम को आप कल दोबारा देख सकते हैं सुबह 10 बजे। सब जगह आपको मिलेंगे 3 शब्द, मेड इन चाइना। कैसे आया चीन में विकास का राम राज्य? देखिए मेरे साथ, राम राज्य, कल सुबह 10 बजे एबीपी न्यूज पर। और सुबह 11 बजे मेरे साथ देखिए संभव है। क्या भारत में भी चीन जैसा विकास करना संभव है? क्या चीन की तरह भारत में राम राज्य कायम करना संभव है? देखिए मेरे साथ संभव है सुबह 11 बजे। राम राज्य पर आप अपनी राय हमें जरूर दें। आप अपनी राय देने के लिए ट्विटर पर #राम राज्य लिखें और फेसबुक पर हमारे पेज facebook.com ABP न्यूज के मैसेज बॉक्स के जरिए भेजें। हम आपको इस शो का हिस्सा बनाना चाहते हैं।